कमला एक बहुत स्वार्थी महिला है। उसने पैसों के लिए एक ऐसे इंसान से शादी की जो पहले से शादीशुदा और एक बच्चे का पिता भी था। कमला के पति को मरे हुए एक अरसा बीत गया है। अब वो अपने सौतेले बेटे वैभव के साथ रहती है। वैभव के दिल में अपनी माँ को लेकर इतना डर है कि वो अपनी माँ के सामने एक शब्द नहीं बोल पाता। उसकी माँ जो कहती है उसको सर झुकाकर वही मानना पड़ता है। वैभव, तुमने अभी तक घर का काम क्यों नहीं किया? तुमसे कितनी बार कहा है कि सूरज निकलने से पहले तुम घर की साफ सफाई पूरी कर दिया करो। वैभव कुछ नहीं बोलता, चुपचाप सर झुकाए अपनी माँ की बात सुनता रहता है। तभी पास में खड़ा नौकर सुखराम कहता है, मालकिन, वैभव बाबा को रात से तेज बुखार है, इसलिए वो सुबह जल्दी उठ नहीं पाए। उनके बदले मैं घर की साफ सफाई कर देता हूँ। इसे कोई बुखार बुखार नहीं है। मैं इसे अच्छी तरह से जानती हूँ। ये सब काम न करने के बहाने हैं। सुखराम काका, बोल दो इसे। सारे घर का काम यही करेगा, और इससे समय पर अपना काम पूरा नहीं किया तो इससे आज का खाना भी नहीं मिलेगा। मगर मालकिन, वैभव बाबा की सच में ही तबीयत खराब है, आप एक बार देख तो लीजिए। कमला बिना कुछ बोले वहां से चली गई और बेचारा वैभव तेज बुखार में भी काम करता रहा। कमला वैभव की शादी एक ऐसी लड़की से कराना चाहती थी जो अनपढ़ हो और कमला से इसी तरह डरे जिस तरह वैभव डरता है, ताकि वैभव की सारी जायदाद और धन दौलत उसकी मुट्ठी में रहे। लेकिन आज के जमाने में ऐसी लड़की मिलना मुश्किल है। कमला कार में यही सब कुछ सोचती जा रही थी कि तभी रास्ते में, अरे ड्राइवर, तुमने कार क्यों रोक दी? और ये इतना शोर कैसा? मैडम, आगे कुछ बंजारों का खेल चल रहा है, इसलिए भीड़ लगी है। मैं अभी भीड़ को साइड में करवाकर कार निकालता हूँ। ड्राइवर भीड़ को साइड करके कार निकालने की कोशिश करने लगा कि तभी कमला की नजर रस्सी पर चल रही एक फुलवा नाम की बंजारन पर पड़ी। क्यों ना मैं इस बंजारन की शादी वैभव से करा दूं? ये तो अनपढ़ लग रही है, मेरे पैरों तले दबकर भी रहेगी। मुझे अभी इसके माँ बाप से बात करनी होगी। ये सोचकर कमला ने उन बंजारों से बात की और उन्हें शाम को अपने घर बुलाया। फुलवा के माता पिता वहां उसे लेकर आ गए। उन्होंने इतना आलीशान घर पहले कभी नहीं देखा था। अच्छा हुआ आप लोग आ गए। देखिए, मुझे घुमा फिरा कर बात करने की आदत नहीं है, इसलिए सीधे सीधे मुद्दे पर आती हूँ। मुझे आपकी बेटी बहुत पसंद है। मैं अपने इकलौते बेटे की शादी आपकी बेटी फुलवा से कराना चाहती हूँ। इसके बदले में आप जो चाहो वो ले सकती हैं। तभी फुलवा की माँ कहती है, ये क्या कह रही है मैम साहब? कहीं आप हमारी गरीबी का मजाक तो नहीं उड़ा रही ना? आप मेरे बेटे से मिल लो। अगर आपको मेरा बेटा पसंद आता है तो मैं कल से ही शादी की तैयारी शुरू कर दूंगी। सुखराम, सुखराम, वैभव को लेकर आओ। फुलवा अपनी माँ के कान में फुसफुसाती है, माँ, कहीं इस मेम साहब का छोरा पागल तो ना है? फुलवा अपनी माँ से बात कर रही होती है कि वैभव वहाँ आता है। फुलवा उसे देखती ही रह जाती है और उसके माता पिता उसकी शादी तय कर देते हैं। शादी वाले दिन किसी को फुलवा और वैभव की बेमेल विवाह की बात समझ में नहीं आती। फिर भी एक औरत कमला से पूछ ही लेती है, कमला जी, आपने अपने इकलौते बेटे की शादी देहाती गवार से क्यों करा दी? ये बंजारन आपके घर की बहू बनने लायक तो नहीं है। कम से कम अपने स्टेटस का ही ख्याल कर लिया होता। बहू तो अपने टक्कर की लाती, आपने तो बंजारन को ही बहू बना लिया। अब कमला को समझ में नहीं आ रहा था कि इस बात का क्या जवाब दे। वो कुछ देर चुप रही और सोच समझ कर कहती है, बहन जी, आपको तो पता है आजकल के बच्चे किसी की बात कहाँ सुनते हैं। मैं तो अपनी बहू एक पढ़ी लिखी और अपनी सोसाइटी की ही ढूंढ रही थी। लेकिन मेरे बेटे ने मेरे सामने इस बंजारन को लाकर खड़ा कर दिया। बोला कि मैं शादी करूंगा तो इसी से।
अब भला मैं क्या करती, मुझे अपने बेटे के सामने झुकना ही पड़ा। कमला की ये बातें सुखराम भी सुन रहा था। उसने ये सारी बातें वैभव को जाकर बता दी। काका, मैं तो फुलवा को जानता भी नहीं, फिर माँ मेरे बारे में झूठ क्यों कह रही है? अरे बेटा, तुम कितने भोले हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। तुम्हारे पिता अपनी सारी संपत्ति तुम्हारे नाम करके गए हैं। तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि ये संपत्ति तुम्हें मिले, इसलिए उन्होंने तुम्हारी अनपढ़ लड़की से शादी करवाई, ताकि तुम्हारी तरह वो भी अपने हक के लिए आवाज ना उठा सके। सुखराम काका, मैं क्या करूं, आप ही बताओ। माँ के सामने आते ही मेरे हाथ पैर कांपने लगते हैं। मैं माँ को कुछ भी नहीं कह पाता। वे दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक कमला वहां आ गई। कमला को देखकर दोनों घबरा गए। तुम दोनों फिर कभी बातें कर लेना, अभी फेरों का समय हो गया है, चलो जल्दी आओ। इस तरह फुलवा और वैभव की शादी हो गई। अगले दिन कमला ने फुलवा को बुलाया और उसे नसीहत देने लगी। देख बंजारन, तुझे मैंने अपनी बहू बना तो लिया है, लेकिन तुझे इस घर में आँख कान मुंह बंद करके रहना होगा। घर का काम कर और अपने पति से मतलब रख, समझी? कमला का ऐसा रवैया फुलवा को बिल्कुल समझ में नहीं आया। उसने वैभव से इस बारे में बात की। सुनिए ना, माँ जी ने जिस तरह मुझसे बात की मुझे अच्छा नहीं लगा। शादी से पहले तो वो मुझसे बहुत अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन शादी के बाद उन्हें क्या हो गया? तुम ज्यादा मत सोचो, जैसा माँ कहती है वैसा ही करो। ये कहकर वैभव वहां से चला गया। अगले दिन वैभव को घर के नौकरों की तरह काम करता देख फुलवा को बहुत हैरानी हुई। फुलवा ने इस बारे में सुखराम काका से बात की तो सुखराम काका ने फुलवा को सारी बात बता दी। अब फुलवा को समझ में आ गया कि उसकी सास ने एक बंजारन को बहू क्यों बनाया। एक दिन वैभव घर का काम कर रहा था, तभी उससे कांच की प्लेट टूट गई। किसने गिराई ये कांच की प्लेट? वैभव को वहां खड़ा देख कमला ने छड़ी से उसे मारना शुरू कर दिया। उसके पैर में कांच चुभ गया और खून बहने लगा, लेकिन फिर भी कमला उसे मारे जा रही थी। ये देखकर फुलवा ने कमला के हाथ से छड़ी छीन ली और तोड़कर फेंक दी। बंजारन, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे हाथ से छड़ी छीनी? कमला फुलवा को थप्पड़ मारने ही वाली थी कि फुलवा उसका हाथ पकड़ लेती है। ओ सस माँ, मैंने मोम की गुड़िया ना समझ लियो। बंजारन हो बंजारन, ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती हूँ। आज के बाद मेरे या वैभव जी के ऊपर हाथ उठाने की सोचियो भी ना, समझी ससु माँ? ये कहकर फुलवा वैभव को लेकर वहां से चली गई। उसने वैभव के पैर पर पट्टी बांधी, उसके आंसू पोंछे। वैभव ने पहली बार किसी के दिल में अपने लिए इतना प्यार महसूस किया। अब फुलवा वैभव का हर काम में हाथ बटाती, उसका बहुत ख्याल रखती। इस तरह दोनों बहुत ज्यादा नजदीक आ गए। वहीं दूसरी ओर कमला सारी जायदाद अपने नाम करने की साजिश करने लगी। और एक दिन, वैभव, वैभव, जल्दी बाहर आओ। कमला की आवाज सुनकर वैभव और फुलवा अपने कमरे से बाहर आ गए। जी माँ, आपने बुलाया? ये ले, इन कागजों पर साइन कर दे। वैभव कागजों पर साइन करने ही वाला था कि फुलवा वैभव के हाथ से पेन छीनकर कहती है, ना वैभव जी, आप इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। आओ बंजारन, मैं तुझसे बात नहीं कर रही। ये बात मेरे और मेरे बेटे के बीच की है। चुपचाप पेन दे दे, नहीं तो तेरी खाल उधेड़ लूंगी। ससु माँ, बंजारन की खाल इतनी भी ढीली ना होवे कि कोई भी उधेड़ लेवे। जो यकीन ना आता हो तो देख ले उतार के। और हाँ, बंजारन जरूर हूँ, पर अनपढ़ ना हूँ। मन्ने भी पता है कि किसी भी कागज पर साइन करने से पहले उसे अच्छी तरह पढ़ लेवे। पेन देती है या नहीं? ये कहकर कमला फुलवा को मारने आई तो फुलवा ने कमला को धक्का दे दिया और वो नीचे गिर गई।
कमला डरकर वहां से भाग गई। अब फुलवा ने वो कागज उठाए और वैभव के साथ सीधा वकील के पास चली गई। वकील ने वो कागज देखे और फुलवा को बताया। वैभव के पिता की सारी जायदाद और संपत्ति वैभव के नाम है, लेकिन वैभव की सौतेली माँ इस संपत्ति को अपने नाम कराना चाहती है, इसलिए इन कागजों पर वो साइन करा रही थी। तो अब हमें क्या करना चाहिए वकील साहब? वकील ने फुलवा और वैभव को सब कुछ अच्छी तरह से समझा दिया। अब दोनों घर पर पुलिस को लेकर पहुंचे। कमला पुलिस को देखकर घबरा गई। पुलिस ने कहा, आपके नाम की कंप्लेंट हुई है, आपको हमारे साथ थाने चलना होगा। कंप्लेंट? कैसे कंप्लेंट? आप अपने सौतेले बेटे पर बहुत अत्याचार करती हो, धोखे से सारी जायदाद अपने नाम करा रही थी। अब नहीं इंस्पेक्टर साहब, जरूर ये मेरी बहू की कोई साजिश है, इसने गलत कंप्लेंट की है। मैडम, शिकायत आपकी बहू ने नहीं बल्कि आपके बेटे वैभव ने की है। कमला वैभव का नाम सुनकर दंग रह गई। जिस बेटे ने कभी उसके सामने सर नहीं उठाया था, आज वही बेटा उसके सामने पुलिस को ले आया है। वैभव, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम पुलिस को ले आए? हाँ माँ, मैं लाया हूँ पुलिस को, और मेरे अंदर इतनी हिम्मत कभी ना आती अगर फुलवा मेरा साथ ना देती। आपने बंजारन बहू को लाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है माँ। मैडम, अब की बात खत्म हो गई हो तो चलो हमारे साथ। वैभव, मुझे माफ कर दो, मुझे थाने मत भेजो। हाँ, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मारूंगी, तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दो। वैभव अपनी कंप्लेंट वापस ले लेता है और पुलिस वहां से चली जाती है। वैभव अपनी सौतेली माँ से कहता है, मैंने पुलिस को वापस तो भेज दिया है, लेकिन मैं आपको माफ नहीं कर सकता। आपने बचपन से आज तक कभी मेरे सर पर हाथ नहीं रखा, हमेशा मुझे मारती रही, नौकरों की तरह बर्ताव करती रही। आप इस घर में नहीं रह सकती, चली जाइए यहाँ से। कमला घर छोड़कर चली गई और सड़क किनारे खड़ी होकर सोचने लगी, काश मैंने वैभव को माँ की तरह प्यार किया होता तो आज मैं इस तरह से बेसहारा ना हो जाती। जैसे हम पृथ्वीवासी दूसरे ग्रह पर जाकर जीवन की खोज करते हैं, वैसे ही दूसरे ग्रह के प्राणी भी अलग अलग ग्रह पर जाकर वहां के बारे में पता करते हैं। ऐसे ही एक दूसरे ग्रह का विमान पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के घने और खतरनाक जंगल में उतरा। तेज रोशनी और कर्कश आवाज के साथ उस विमान का गेट खुला और उसमें से 5-6 सुंदर लड़कियां निकली। ये लड़कियां इतनी खूबसूरत थीं कि मानो परी लोक से परियां आई हो। ये सारा नजारा पेड़ के पीछे खड़ी एक विमला नाम की बूढ़ी औरत देख रही थी। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। मैं तो जंगल से लकड़ियां लेने आई थी। इन लड़कियों ने मुझे देख लिया तो मुझे अपने साथ ले जाएगी। अब मैं क्या करूं? तभी विमान का तेज अलार्म बजा। सभी लड़कियां विमान की तरफ भागी और एक एक करके विमान के अंदर चली गई। फिर वही तेज रोशनी और कर्कश आवाज के साथ विमान उड़ने लगा। लेकिन ये क्या, उन लड़कियों में से एक लड़की विमान की तरफ भागी आ रही है। लगता है इस लड़की ने अलार्म की आवाज नहीं सुनी और बेचारी यहीं रह गई। क्या करूं, इसके पास जाऊं या नहीं? कहीं ये मुझ पर हमला न करते हैं। विमला उस लड़की को छुप कर देख रही थी कि वो आगे क्या करती है। उस लड़की ने अपने हाथ पर बंधी घड़ी निकाली, उसे इधर उधर घुमाने लगी और आसमान की तरफ देखने लगी। शायद वो विमान का सिग्नल ढूंढने की कोशिश कर रही थी। उसे काफी देर हो गई ऐसा करते हुए। जब उस लड़की को लगा कि वो वहां फंस गई है तो वो रोने लगी। अरे रे, बेचारी रो रही है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अब जो होगा देखा जाएगा। विमला उस लड़की के पास गई और उससे बात करने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो लड़की विमला की बात समझ नहीं पाई।
विमला उसे इशारों में समझाने की कोशिश करने लगी कि उसके साथ घर चले। विमला की तरफ से उसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ तो वो विमला के साथ चल दी। अब विमला रास्ते में उससे लगातार बातें किए जा रही है। बेटी, तेरा नाम क्या है? तू कहाँ से आई है? देखने में तो तू हमारे जैसी ही है। 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान, 2 आँख, लेकिन तू बहुत सुंदर है। मेरा एक बेटा है मोहित, उसके लिए मुझे तेरे जैसी सुंदर बहू की ही तलाश है। ले देख, बातों बातों में मेरा घर भी आ गया। अंदर चल बेटा, जब तक तेरे लोग तुझे लेने नहीं आते तू आराम से यहाँ रह सकती है। मेरा घर शहरी इलाके से थोड़ा दूर है, इसलिए यहाँ कम ही लोग आते हैं। तुझे यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। विमला उस लड़की से बातें करने में व्यस्त और वो लड़की घर को बहुत ध्यान से देखे जा रही थी। मोहित ने अपनी माँ के साथ इतनी सुंदर लड़की को देखा तो देखता ही रह गया। उसने इतनी सुंदर लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। वो तो पहली नजर में ही उसे दिल दे बैठा। उसने माँ से पूछा, माँ ये लड़की कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा इसे यहाँ। विमला ने सारी बात मोहित को बता दी। मोहित ने उससे उसका नाम जानने की कोशिश की तो उस लड़की ने लड़खड़ाती आवाज में बताया, जैसिका। तुम्हारा नाम जैसिका है? अरे माँ देखो, इसने अपना नाम बताया, ये तो बोलना जानती है। इसी तरह कई दिन बीत गए। विमला ने मोहित और जैसिका की शादी करवा दी। सब लोग जैसिका की सुंदरता की बहुत तारीफ कर रहे थे। मोहित और जैसिका भी अपनी शादी से बहुत खुश थे। जैसिका, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि मेरी शादी तुमसे होगी। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुम मिली। मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरी शादी आपसे होगी। आप भी बहुत अच्छे हो। विमला अपनी बहू को बहुत प्यार करने लगी और जैसिका भी अपने पति और सास की बहुत इज्जत करती है। ऐसे ही तीनों के हंसी खुशी दिन बीतने लगे। कुछ दिन बाद जैसिका ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया जो उसी की तरह बहुत सुंदर था। विमला की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था। बहू, तूने आज मेरा परिवार पूरा कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ। और ये देख, तेरा बेटा तुझसे भी ज्यादा सुंदर है। बहू, इतनी उदास क्यों है? क्या तुझे खुशी नहीं हुई? माँ, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे अपने ग्रह की, अपने लोगों की बहुत याद आती है। तुम परेशान मत हो जैसिका, तुम उनसे एक ना एक दिन जरूर मिलोगी। नहीं मोहित, मैंने उनसे मिलने की सारी उम्मीद खत्म कर दी है और अब तो मैंने वो सिग्नल वाली घड़ी उतार दी है। उस घड़ी पर तो मैं ध्यान भी नहीं देती। अब यही मेरा घर है। मोहित ने जैसिका का हाथ थाम लिया और उसे विश्वास दिलाया कि वो हमेशा उसका साथ देगा। इसी तरह से 2 साल और बीत गए। अचानक मोहित जैसिका के पास उसकी घड़ी लेकर आया। जैसिका, जैसिका देखो, तुम्हारी घड़ी में लाल रोशनी निकल रही है। अरे, इसमें तो सिग्नल आ रहा है। लगता है मेरे ग्रह के लोग मुझसे मिलने आ रहे हैं। हमें उसी जगह जाना होगा जहाँ पहले मेरा विमान उतरा था। विमला, मोहित और जैसिका जंगल की तरफ जाने लगे। मोहित के हाथ में उसका 2 साल का बेटा भी था। वो सब उस जगह पहुंच गए। जैसिका ने उस घड़ी को थोड़ा इधर उधर घुमाया और आसमान की तरफ देखा तो विमान उन्हीं की तरफ उतरने लगा। उस विमान के अंदर से कुछ लड़कियां उतर कर आई। उन सब ने जैसिका को गले लगा लिया। कुछ देर उन लड़कियों से बातें करने के बाद वो दोबारा अपने पति और सास के पास आई। माँ, मोहित, मुझे अपने ग्रह पर वापस जाना होगा। जैसिका, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। हाँ बेटी,
हम सब कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? और अपने बेटे के बारे में भी तो सोचो। हम तो फिर भी रह लेंगे, लेकिन ये कैसे रह पाएगा? इसके सर से अपनी ममता का आंचल मत हटाओ बहू। जिसके सर पर आपका हाथ हो, उसके सर से ममता का आंचल कभी नहीं हट सकता माँ। मैं तो दूसरे ग्रह से आई थी, फिर भी आपने मुझे इतना प्यार किया, अपने घर की बहू बनाया। आप मेरे बेटी का भी ख्याल रखना माँ। जैसिका अपने बच्चे को गोद में उठाकर मोहित से कहती है, मोहित, हर ग्रह के अपने कुछ नियम होते हैं और कोई भी प्राणी उन नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। मेरी मजबूरी समझने की कोशिश करो। मुझे जाना होगा। तुमने एक बार मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि तुम हमेशा मेरा साथ दोगे। मेरे इस फैसले में भी मेरा साथ दो। ठीक है जैसिका, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम वापस जरूर आओगी। वादा करती हूँ, मैं आप सबके पास जरूर आऊंगी। जैसिका अपने बच्चे को खूब प्यार करती है, अपने पति और सास को गले लगाती है और विमान के अंदर चली जाती है। विमान उड़ने लगता है और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो जाता है। मोहित की जिंदगी में एक खालीपन आ गया और इसी तरह 5 साल बीत गए। मोहित अपने बच्चे के साथ उसी जगह पर आया। दोनों आसमान की तरफ देखते हैं तो बच्चा पूछता है, पापा, आपने कहा था कि माँ आसमान में गई है, जल्दी मुझसे मिलने आएगी। पापा, माँ कब आएगी? बेटा, तुम्हारी माँ एक ना एक दिन जरूर आएगी। उसने मुझसे वादा किया है, वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ेगी। वो जरूर आएगी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जैसिका। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जसलीन एक खूबसूरत मॉडल है। उसकी सुंदरता का चर्चा इस कदर है कि वो जहां जाती है उसकी तारीफ उससे पहले वहां पहुंच जाती है। जसलीन 4 साल से गौरव के साथ रिलेशनशिप में है। गौरव एक बिजनेसमैन है और जसलीन से शादी करना चाहता है। एक दिन गौरव ने जसलीन को मिलने बुलाया। जसलीन, तुम तो इतनी बिजी रहती हो कि तुम्हारे पास मुझे मिलने का भी टाइम नहीं होता। आपको पता है ना गौरव, मैं शूट में बिजी रहती हूँ, इसलिए टाइम नहीं मिल पाता। वैसे आपको मुझसे कोई जरूरी बात करनी थी ना? जसलीन, मेरे घर वाले मुझसे 2 साल से शादी के लिए बोल रहे हैं और मैं उन्हें बार बार टाल रहा हूँ, लेकिन अब मैं उन्हें और मना नहीं कर सकता। तुम जसलीन गौरव की बात काटते हुए कहती है, क्या गौरव, आपने फिर से शादी का राग आलापना शुरू कर दिया। हमारी इस बारे में पहले बात हो चुकी है ना। मेरा करियर पीक पर है, मुझे बहुत सारी कंपनी के मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। मैं शादी करके किसी तरह का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। जसलीन, किसने कहा कि शादी के बाद करियर बर्बाद हो जाता है? मैं तुम्हारे लिए जो बेस्ट होगा वो करूंगा, बस तुम शादी के लिए हाँ कर दो। मेरी परेशानी समझने की कोशिश करो। मेरी माँ ने लड़कियां देखना भी शुरू कर दिया है, पर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। प्लीज जसलीन, शादी के लिए हाँ कर दो। गौरव के बार बार समझाने पर जसलीन ने शादी के लिए हाँ कर दी। दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। कुछ दिन सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन एक दिन जसलीन की सास सुमित्रा देवी ने अपने बेटे और बहू से कहा, तुम दोनों की शादी की सभी रस्में अच्छी तरह से निपट गई और तुम दोनों अपने अपने कामों में दोबारा व्यस्त हो गए, लेकिन मैं दिन भर अकेली रहती हूँ, इसलिए तुम दोनों मुझे एक पोता दे दो ताकि मेरा भी दिल लगा रहे। अपनी सास के मुंह से बच्चे की बात सुनकर जसलीन गुस्से से तमतमा उठी और बोली, माँ जी, कैसी बात कर रही हो?
बच्चा अभी से? ये पॉसिबल ही नहीं है। अरे क्या हुआ जसलीन, तुम इतना क्यों भड़क रही हो? माँ ने ऐसा क्या कह दिया जो तुम्हें इतना गुस्सा आ गया? देखो गौरव, तुम्हारे कहने से मैंने शादी तो कर ली है, लेकिन बच्चों के झंझट में मैं नहीं पड़ने वाली। मैं एक मॉडल हूँ, बच्चों के चक्कर में आकर अपना फिगर खराब नहीं करना है मुझे। ये कहकर जसलीन गुस्से से वहां से चली गई। बेटा, तू ही समझा अपनी पत्नी को। आज नहीं तो कल तो बच्चा करना ही है ना। तुम दोनों की उम्र बढ़ती जा रही है और अधिक समय हो गया तो बच्चे होने में भी बहुत दिक्कत होगी। समझ रहा है ना बेटा मेरी बात? हाँ माँ, आप चिंता मत करो। वो आपने अचानक उससे बच्चे की बात की ना, इसलिए उसे गुस्सा आ गया। मैं उसे समझाऊंगा। आपकी बहू बहुत समझदार है, आप चिंता ना करो। गौरव ने माँ को तो समझा दिया, लेकिन खुद चिंता करने लगा कि जसलीन को कैसे समझाएगा। वो शादी के लिए इतनी मुश्किल से मानी थी, अब बच्चे के लिए। एक दिन मौका पाकर गौरव ने फिर से जसलीन से बात करने की कोशिश की। जसलीन, तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? सब ठीक तो है ना? अगर मेरी कोई मदद की ज़रूरत हो तो बता देना। थैंक यू माय लव, अगर कोई हेल्प चाहिए होगी तो बता दूंगी। वैसे सब कुछ ना बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा तो अब ये बताओ, तुमने क्या सोचा है? किस बारे में? अरे बच्चे के बारे में, और किस बारे में? गौरव, आप दोबारा वही बात क्यों कर रहे हो? मैं इस बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहती। लेकिन जसलीन, आज नहीं तो कल हमें बच्चा करना ही है ना। जितना लेट करेंगे उतनी ही ज्यादा परेशानी होगी। गौरव, आप मेरी बात को समझ क्यों नहीं रहे हो? अभी मुझे बहुत काम मिल रहा है। बच्चा होने के बाद मेरा फिगर खराब हो जाएगा, और फिगर खराब होने का मतलब है करियर खराब। बच्चा होने के बाद तुम दोबारा मॉडलिंग शुरू कर देना। और वैसे भी अब तुम्हें काम करने की क्या जरूरत है? तुम्हें जो चाहिए मुझसे बोलो, मैं तुम्हारी सारी डिमांड पूरी करूंगा। बच्चा होने के बाद कौन मुझे काम देगा? एक मॉडल के लिए उसकी शारीरिक खूबसूरती कितनी अहम है, ये बात आप जानते हो ना। फिर भी ये सब बोल रहे हो। और मुझे पता है आप मेरी सारी डिमांड पूरी कर सकते हो, लेकिन मॉडलिंग करना मेरा शौक है, मेरा सपना है। लेकिन जसलीन, लेकिन विकिन कुछ नहीं। आपने शादी के लिए मुझे फोर्स किया तो मैंने शादी कर ली। अब बच्चे के लिए फोर्स कर रहे हो, लेकिन मैं बच्चे के लिए अपना करियर खराब नहीं करना चाहती। प्लीज इस बारे में आप आगे कोई बात नहीं करेंगे, और अपनी माँ से भी बोल दें कि वो मुझसे इस बारे में कोई बात ना करे। जसलीन ने गौरव और अपनी सास की कोई बात नहीं मानी। वो अपना मॉडलिंग करियर बनाने में लग गई और गौरव अपना बिजनेस बढ़ाने में। सुमित्रा अपना अकेलापन दूर करने के लिए समाज सेवा करने लगी। उसने अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम खुलवाया और अपना सारा समय उन अनाथ बेसहारा बच्चों के साथ बिताने लगी। इसी तरह कई साल बीत गए। अब जसलीन एक सुपर मॉडल बन चुकी थी। जसलीन, अब तो तुम खुश हो ना? तुमने बचपन से जो सपना देखा वो पूरा कर लिया। अब तुम एक कामयाब मॉडल बन चुकी हो। अब तुम्हें देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहचान मिल चुकी है। हाँ गौरव, और इस कामयाबी में तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। अगर तुम मेरे साथ ना होते तो मैं कुछ भी नहीं कर पाती। गौरव, मैं सोच रही हूँ कि अब हमें एक बच्चा प्लान कर लेना चाहिए। जसलीन की बात सुनकर गौरव हैरान होकर बोला, चलो, देर आए दुरुस्त आए। इस तरह कई साल और बीत गए, लेकिन उन्हें बच्चा होने की कोई उम्मीद नजर नहीं आई। डॉक्टर, वैद्य, हकीमों को दिखाने के बाद भी जसलीन की गोद खाली ही रह गई। उसे इस बात का एहसास हो गया कि जो भी हुआ है वो उसकी अपनी गलती की वजह से हुआ है। जसलीन को अपनी गलती पर बहुत पछतावा होने लगा। उसने अपनी सास और पति से माफी मांगते हुए कहा, माँ जी, गौरव, आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने मॉडलिंग करियर को लेकर इतनी पागल हो गई थी कि मैंने अपने आने वाले भविष्य के बारे में भी नहीं सोचा। आप दोनों ने मुझे कितना समझाया, लेकिन मैंने आपकी बात समझने की कोशिश नहीं की। अरे अब रोने से क्या फायदा बहू? पहले तो तुमने हमारी बात नहीं मानी,
और अब जब तुम्हें अकल आई तो बहुत देर हो चुकी है। जो अपने घर के बड़ों की बात नहीं मानता उसके साथ ऐसा ही होता है। अब पछताने से क्या होगा। चुप हो जाओ माँ, वो बेचारी पहले ही इतना परेशान है, ऊपर से आप उसे ताने सुना रही हो। अब माफ कर दो उसे। इसे माफ कर दूं? इसकी वजह से हमारा वंश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा और तू इसे माफ करने की बात कर रहा है। कितना मनहूस दिन था जब मैंने तुम दोनों की शादी करवाई थी। बस करो माँ, जसलीन से नादानी से गलती हो गई है, लेकिन इसने कभी ऐसा नहीं चाहा था कि हम हमेशा बे औलाद रहे, और सबको अपना करियर बनाने का हक होता है माँ। गौरव की बात सुनकर जसलीन रोने लगी। गौरव, मुझे माफ कर दो। जिंदगी के सफर में तुमने हर कदम पर मेरा साथ दिया, लेकिन मैं तुम्हारी भावनाओं को नहीं समझ सकी। हमेशा अपने करियर को ही अहमियत दी। अब मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। मुझे माफ कर दो। जसलीन को इस बात का दुख हमेशा रहेगा कि उसने अपनी सास और पति की बात नहीं मानी। अब जसलीन उसी अनाथ आश्रम के अंदर जा रही है जो उसकी सास सुमित्रा देवी ने बनवाया है। गौरव बाहर खड़ा होकर उसे अंदर जाता हुआ देख रहा है। जसलीन के हाथ में कुछ पैकेट है जिसमें बच्चों के लिए खिलौने, किताबें और खाने की चीजें हैं। जसलीन की आंखों में पश्चाताप के आंसू के साथ गहरी खामोशी है।